नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम पैसे से जुड़े एक बहुत ही गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। सवाल ये नहीं कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी है, बल्कि ये कि हम पैसों को लेकर सोचते कैसे हैं। बिल्कुल, हमारा मनोविज्ञान। हाँ, और हमारी गाइड है मॉर्गन हाउसेल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हम इसके सबसे जरूरी विचारों को YouTube पर मौजूद इसके हिंदी सार की मदद से समझेंगे। और हमारा मिशन मुझे लगता है ये पता लगाना है कि क्यों एक मामूली चौकीदार करोड़पति बन सकता है और वहीं हार्वर्ड का एक जीनियस दिवालिया हो सकता है। सही। और यहीं से हमारी आज की पहेली शुरू होती है। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, एक चौकीदार गैस स्टेशन अटेंडेंट, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से शहर में चुपचाप गुजार दी। किसी को पता भी नहीं था उनके बारे में ज्यादा। बिल्कुल। और जब 90 की साल की उम्र में उनकी मौत हुई तो दुनिया हैरान रह गई। उनके पीछे $8 मिलियन, मतलब लगभग 60 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। 60 करोड़? हाँ। और दूसरी तरफ है रिचर्ड फुस्कोन। ये नाम तो सुना हुआ है। हार्वर्ड से पढ़े, मेरिल लिंच में बड़े एग्जीक्यूटिव, आलीशान घर, महंगी गाड़ियां, वो हर चीज जो सफलता का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन 2008 के वित्तीय संकट के कुछ ही समय बाद वो दिवालिया हो जाते हैं। तो एक ही दुनिया में ये दो बिल्कुल उल्टी कहानियां, ऐसा कैसे हो सकता है? यही सवाल है। और ये सवाल ही इस किताब की आत्मा है। इसका जवाब हमें पहली पन्ने पे मिल जाता है। पैसों का खेल दिमाग से ज्यादा व्यवहार का खेल है। व्यवहार का? जी। फाइनेंस की दुनिया में क्या सिखाती है? जटिल फॉर्मूले, चार्ट्स, डेटा। हाँ, बहुत मुश्किल चीजें। लेकिन रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फुस्कोन की कहानी बताती है कि आपकी डिग्री या आपका IQ उतना मायने नहीं रखता जितना आपका स्वभाव, आपका लालच, आपका धैर्य और आपका डर मायने लगता है। मतलब सॉफ्ट स्किल्स। बिल्कुल। रोनाल्ड रीड के पास कोई फैंसी ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उनके पास दशकों तक बचत करने और निवेशित रहने का एक अविश्वसनीय धैर्य था। और फुस्कून के पास दुनिया की सबसे अच्छी वित्तीय शिक्षा थी, लेकिन उनके व्यवहार में लालच और घमंड था, जिसने उन्हें ऐसे कर्ज लेने पर मजबूर किया जो वो चुका नहीं पाए। तो सब कुछ व्यवहार पर आकर रुक जाता है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली के पहले टुकड़े को उठाते हैं। किताब कहती है कि सफलता और असफलता में हमारी सोच से कहीं ज्यादा किस्मत और जोखिम का हाथ होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिल गेट्स है। वो जीनियस थे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं। लेकिन वो दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां 1968 में कंप्यूटर था। ये बहुत बड़ी बात है। ये उनकी मेहनत नहीं थी, ये उनकी किस्मत थी। एक ऐसी शुरुआत जो उस पीढ़ी के लाखों बच्चों को नहीं मिली। और यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि हम सफलता को हमेशा मेहनत का नतीजा मान लेते हैं और असफलता को गलतियों का। हाँ, लेकिन ये सिक्के के दो पहलू हैं, किस्मत और जोखिम। बिल गेट्स को किस्मत का साथ मिला, लेकिन उनके एक स्कूल के दोस्त थे, केंट इवेंस। अच्छा। वो भी उतने ही होनहार थे, कंप्यूटर के उतने ही दीवाने। बिल गेट्स ने खुद कहा है कि केंट शायद उनसे भी बेहतर थे। ओह। लेकिन स्कूल खत्म होने से पहले ही एक पहाड़ पर हुए हादसे में उनकी मौत हो गई। अरे। ये जोखिम का एक क्रूर उदाहरण था। एक ही माहौल, एक जैसी प्रतिभा, लेकिन एक को किस्मत मिली और दूसरा जोखिम का शिकार हो गया। एक मिनट, लेकिन ये कहना कि बिल गेट्स सिर्फ किस्मत वाले थे, क्या ये उनकी मेहनत और उनके विजन को कम नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि लाखों लोगों के पास मौके होते हैं, पर कुछ ही लोग उनका फायदा उठा पाते हैं। तो यहाँ मेहनत और किस्मत को अलग कैसे करें? ये बहुत जरूरी सवाल है, और लेखक ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि मेहनत बेकार है। उनका मतलब है कि किस्मत और मेहनत का गुणा होता है, जोड़ नहीं। अच्छा। किस्मत आपको दरवाजे तक ले जाती है, मेहनत आपको उस दरवाजे से अंदर ले जाती है। बिल गेट्स ने उस मौके का जो फायदा उठाया वो उनकी मेहनत और विजन था। ठीक है। इसका असली सबक यह है कि जब हम सफल हों तो हमें विनम्र रहना चाहिए। याद रखना चाहिए कि हमारी सफलता में कुछ हाथ उन ताकतों का भी है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। और जब असफल हो तो खुद पर थोड़ी दया करनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि शायद हमने सब कुछ सही किया हो, लेकिन जोखिम हमारे खिलाफ काम कर गया। तो रोनाल्ड रीड शायद समझते थे कि वो दुनिया के सबसे होशियार निवेशक नहीं है, इसलिए उन्होंने एक साधारण रास्ता चुना और उस पर टिके रहे। और फुस्कून को लगा कि वो इतने होशियार हैं कि वो जोखिम को मात दे सकते हैं, और यही उनकी गलती थी। ठीक है, तो पहला सुराग है कि किस्मत एक बहुत बड़ा किरदार निभाती है और जोखिम को नजरअंदाज करना खतरनाक है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं समझाता कि रिचर्ड फुस्कॉन या रजत गुप्ता जैसे लोग
जिनके पास पहले से ही बेशुमार दौलत थी, वो उसे जोखिम में क्यों डालते हैं? तो दूसरा टुकड़ा क्या है इस पहेली का? दूसरा टुकड़ा शायद सबसे मुश्किल है। ये जानना कि बस काफी है। इनफ। हाँ, इनफ। हमारे समाज में कोई रुकना नहीं चाहता। सफलता का मतलब ही है और ज्यादा की चाहत। सही बात है। किताब में रजत गुप्ता का उदाहरण है, जो मैकेंसी के सीईओ थे। वो एक अनाथालय से उठे और दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक के शिखर पर पहुंचे। कमाल की कहानी है। उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी। पैसा, ताकत, इज्जत, सब कुछ था। फिर भी उन्हें और चाहिए था। वो अरबपति बनना चाहते थे, और इसी और की चाहत में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की और अंत में जेल गए। उन्होंने वो सब कुछ गवा दिया जिसे पाने में पूरी जिंदगी लगी थी, सिर्फ उस चीज के लिए जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं थी। ये तो पागलपन लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ है सोशल कंपैरिजन में, सामाजिक तुलना। दूसरों से खुद की तुलना करना। हाँ, हम अपनी खुशहाली का पैमाना अपनी जरूरतों से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर तय करते हैं। हम इंस्टाग्राम पर अपने दोस्त की वेकेशन फोटो देखते हैं और लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। या पड़ोसी की नई कार देखते हैं और हमारी अपनी कार पुरानी लगने लगती है। बिल्कुल। ये एक ऐसा खेल है जिसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। तो सबसे जरूरी आर्थिक कौशल जो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, वो है अपने लक्ष्य के गोल पोस्ट को खुद खिसकने से रोकना। ये तय करना कि आपके लिए इनफ का मतलब क्या है। सही। रोनाल्ड रीड के लिए शायद इनफ का मतलब एक साधारण सुरक्षित जिंदगी थी। रिचर्ड फुस्कॉन के लिए इनफ जैसा कोई शब्द ही नहीं था। अगर और ज्यादा की दौड़ में सब कुछ गंवाने का खतरा है, तो सवाल उठता है कि फिर समझदारी से दौलत बनाई कैसे जाए। क्योंकि कोई भी सिर्फ अपनी जरूरतों पर रुकना नहीं चाहता, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। यहीं पर किताब एक ऐसा आइडिया देती है जो सुनने में तो बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन असल में जादू की तरह काम करता है। और वो आइडिया है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, स्कूल में पढ़ा था। हम सब ने पढ़ा है, लेकिन हम इसकी असली ताकत को समझ नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वॉरेन बफे। लोग उनकी निवेश रणनीतियों का विश्लेषण करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से स्टॉक चुनते हैं, लेकिन किताब कहती है कि उनका असली राज स्टॉक चुनने की कला नहीं बल्कि समय है। समय? कैसे? बफे की आज के करीब $90 बिलियन की संपत्ति में से 95% से ज्यादा उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी है। क्या 95%? हाँ। वाह, ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देने वाला है। तो वॉरेन बफे की सफलता का राज कोई जटिल एल्गोरिथम नहीं बल्कि सिर्फ इंतजार करना है। इंतजार करना। यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल भी है। हम सब जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन दुनिया का सबसे अमीर निवेशक हमें सिखा रहा है कि असली खेल धीमी गति से दौड़ने का है। और यही हमारी गेट रिच क्विक वाली सोच के खिलाफ जाता है। असाधारण रिटर्न पाने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप ठीक ठाक या अच्छे रिटर्न लगातार बिना रुके लंबे समय तक पाते रहें। तो जादू ऊंचे रिटर्न में नहीं है? नहीं, जादू समय की लंबाई में है। अगर वॉरेन बफे ने 30 साल की उम्र में निवेश शुरू किया होता और 60 की उम्र में रिटायर हो गए होते, तो आज दुनिया उन्हें शायद जानती भी नहीं। उनकी सफलता का राज ये है कि वो 10 साल की उम्र से निवेश कर रहे हैं और आज 90 की उम्र में भी कर रहे हैं। और यही धैर्य रोनाल्ड रीड के पास भी था। एग्जैक्टली। उन्होंने बस अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदे और दशकों तक उन्हें पकड़कर बैठे रहे। उन्होंने बाजार के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज किया और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दिया। ये धैर्य और समय का नजरिया एक और बहुत ही दिलचस्प फर्क की तरफ ले जाता है जो किताब बताती है। जी। अमीर होना और दौलतमंद होने में फर्क। हम अक्सर इन दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई महंगी गाड़ी चला रहा है तो हम कहते हैं कि वो अमीर है, लेकिन क्या वो सच में दौलतमंद है? यही सबसे बड़ा भ्रम है। किताब कहती है अमीर होना आपकी मौजूदा कमाई का प्रदर्शन है, ये दिखाई देता है। महंगी कार, बड़ा घर, डिजाइनर कपड़े। हाँ, ये पैसा है जो खर्च किया जा रहा है। लेकिन दौलत, असली दौलत, वो है जो दिखती नहीं। जो दिखती नहीं। दौलत वो पैसा है जिसे आपने खर्च नहीं किया। ये वो पैसा है जिसे आपने बचाया है, निवेश किया है, जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लिए कमा रहा है। दौलत भविष्य के विकल्प हैं, लचीलापन है और आज़ादी है। इसमें एक मैन इन द कार पैराडॉक्स का जिक्र है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जब हम सड़क पर एक चमचमाती फेरारी देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि वाह, इस गाड़ी का ड्राइवर कितना कमाल का इंसान होगा। नहीं, हम ये नहीं सोचते। नहीं, हम सोचते हैं वाह,
अगर मेरे पास ये कार होती तो लोग मुझे कितना कमाल का समझते। हाँ, सही है। ये सोचना ही अजीब है। मतलब हम उस इंसान की तारीफ नहीं कर रहे, हम असल में उस चीज के जरिए अपनी फैंटेसीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम दिखावा करते हैं ताकि लोग हमारी इज्जत करें, पर लोग हमारी नहीं, उस चीज की कल्पना करते हैं। और यही सबसे बड़ा धोखा है। दौलत का असली मकसद दूसरों से इज्जत पाना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में आजादी पाना है। आजादी। दौलत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने समय पर पूरा नियंत्रण पा सकते हैं। आप सुबह उठकर ये तय कर सकें कि आज क्या करना है, किसके साथ करना है और कब तक करना है। किसी बॉस के सामने हाँ कहने की मजबूरी से आजादी। यही असली दौलत है। और ये आजादी महंगी गाड़ियों से नहीं आती, ये उस अनदेखी दौलत से आती है जो बैंक में पड़ी है और आपके लिए काम कर रही है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? हम एक समाज में रहते हैं जहां स्टेटस बहुत मायने रखता है। बहुत मुश्किल है। क्या सच में एक साधारण कार चलाकर और अपनी अनदेखी दौलत बढ़ाकर कोई खुश रह सकता है जब उसके चारों ओर लोग अपनी अमीरी का दिखावा कर रहे हों? मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मुश्किल लड़ाई लगती है। ये सबसे मुश्किल लड़ाई है। और इसीलिए ये किताब फाइनेंस से ज्यादा मनोविज्ञान के बारे में है। ये विनम्रता और आत्मनियंत्रण की लड़ाई है। लेकिन जब आप दौलत का लक्ष्य दिखावे से बदलकर आजादी कर लेते हैं तो आपका नजरिया बदल जाता है। अच्छा। फिर फेरारी आपको आकर्षित नहीं करती, बल्कि सुबह बिना अलार्म के उठने की आजादी आपको ज्यादा कीमती लगती है। ठीक है, तो लक्ष्य है आजादी और रास्ता है लंबे समय तक निवेशित रहना। लेकिन जैसा हमने कहा, ये रास्ता सीधा और आसान नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत आते हैं। और यहीं पर किताब एक और मजेदार आइडिया सामने रखती है। हर चीज की एक कीमत होती है जो हमेशा प्राइस टैग पर नहीं लिखी होती। बिल्कुल। शेयर बाजार में निवेश करके लंबे समय में अच्छा रिटर्न पाने की भी एक कीमत है। और वो कीमत क्या है? वो कीमत है अस्थिरता, डर, अनिश्चितता और शक। ये वो कीमत है जो आपको रोज चुकानी पड़ती है जब आप बाजार को गिरते हुए देखते हैं और आपका दिल तेजी से धड़कता है। कई लोग बाजार का फायदा तो चाहते हैं, लेकिन ये कीमत नहीं चुकाना चाहते। जब बाजार गिरता है तो वो घबराकर अपना पैसा निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पहली बार किसी रोलर कोस्टर पे बैठते हैं। हाँ। हमें पता है कि पेट में अजीब सी बेचैनी होगी, शायद थोड़ा डर भी लगेगा, लेकिन हम वो टिकट खरीदते हैं क्योंकि हमें अंत के रोमांच पर भरोसा होता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। जो लोग पहली ढलान पर ही उतरना चाहते हैं वो कभी उस रोमांच तक पहुंच ही नहीं पाते। और लेखक यही कहते हैं कि बाजार का ये उतार चढ़ाव कोई जुर्माना या फाइन नहीं है, ये एक एडमिशन फीस है। एडमिशन फीस। अच्छे रिटर्न के खेल में शामिल होने के लिए ये फीस चुकानी ही पड़ती है। अगर आप इस फीस को चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। रोनाल्ड रीड ने दशकों तक ये फीस चुकाई। और रिचर्ड फुस्को ने शायद सोचा कि वो इतने स्मार्ट हैं कि बिना फीस चुकाए ही खेल जीत सकते हैं। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ें, किस्मत का रोल, इनफ की आपकी अपनी परिभाषा, आपका टाइम होराइजन और कीमत चुकाने की आपकी क्षमता, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? पैसों के मामले में कोई एक सही जवाब नहीं है। यही सबसे बड़ा निचोड़ है। हमें दूसरों की नकल करने से बचना चाहिए। किताब कहती है कि एक दिन में खरीद फरोख्त करने वाला ट्रेडर, डे ट्रेडर, हाँ, और 30 साल के लिए रिटायरमेंट की योजना बनाने वाला निवेशक, दोनों पूरी तरह से अलग अलग खेल खेल रहे हैं। उनकी रणनीतियां अलग हैं, उनके नियम अलग हैं। किसी और की सलाह मानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आप खुद कौन सा खेल खेल रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई मैराथन दौड़ने वाला धावक किसी 100 मीटर के स्प्रिंटर से ट्रेनिंग टिप्स ले रहा हो। हाँ, बिल्कुल। स्प्रिंटर की सलाह अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन वो मैराथन धावक के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगी। तो एकदम सही। दूसरों के खेल में उनके नियमों से खेलना अपनी हार सुनिश्चित करने का सबसे आसान तरीका है। तो अपनी योजना खुद बनाओ। अपनी वित्तीय योजना अपने लक्ष्यों और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बनानी चाहिए, न कि किसी टीवी एक्सपर्ट या सफल पड़ोसी को देखकर। आपको पता होना चाहिए कि आप इस खेल में क्यों हैं और कितने समय के लिए हैं। तो रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फुस्कोन की पहेली पर वापस आते हैं। आज की चर्चा के बाद तस्वीर काफी साफ हो गई। यह होशियारी बनाम बेवकूफी की कहानी नहीं थी, ये व्यवहार की कहानी थी। सही। रोनाल्ड रीड ने एक ऐसा खेल खेला जिसे वो जीत सकते थे, धैर्य, विनम्रता और समय का खेल। और रिचर्ड फुस्कोन ने एक ऐसा खेल खेला जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था, घमंड, लालच और सामाजिक तुलना का खेल।
हमने सीखा कि दौलत का असली मतलब दिखावा नहीं, आजादी है। और इसे बनाने का राज कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं, बल्कि लंबे समय तक बोरिंग तरीके से टिके रहना है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जरूर। ये किताब व्यक्ति के मनोविज्ञान पर बहुत जोर देती है। ये हमें अंदर देखने, अपने लक्ष्य तय करने और बाहरी दिखावे से बचने की सलाह देती है। लेकिन आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया 24 घंटे हमें दूसरों की जिंदगी की सिर्फ परफेक्ट, अमीर और सफल दिखने वाली झलकियां दिखाता है, सही बात है। क्या हमारे लिए अपनी अनदेखी दौलत पर ध्यान केंद्रित करना और बस काफी है वाली सोच को बनाए रखना और भी मुश्किल नहीं हो गया है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जब दूसरों की सफलता का दिखावा हमारी जेब में, हमारे फोन पर हर पल मौजूद हो, तो अपने रास्ते पर टिके रहने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मानसिक मजबूती की जरूरत है। ये एक सवाल है जिस पर आज के दौर में सोचना बहुत जरूरी है।